हेलो स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे सोशलिज्म के बारे में। सोशलिज्म क्या है इसका मैंने डिटेल से आपको मीनिंग बताया था। फिर हमने 3 टर्म्स जो है वो डिस्कस की थी। फर्स्ट टर्म थी कंजर्वेटिव, सेकंड टर्म थी लिबरल और रेडिकल्स। कंजर्वेटिव का मतलब वो लोग जो अब भी राजा, किंग्स, चर्च, रॉयल फैमिलीज और जो पुराने रीति रिवाज हैं उनके समर्थक थे। लिबरल थे, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे परिवर्तन करने के समर्थक थे। ये नहीं कि एकदम राजा को मार दे और सारे अधिकार अपने हाथ में ले ले, नहीं, कतई भी वो ऐसे नहीं थे। और इंग्लैंड में जो लिबरलिज्म आया या इंग्लैंड में जो सुधार आया, राजा की शक्तियां छीनी गई, छोड़ी गई राजा के द्वारा, वो लिबरल्स प्रगति थी। रेडिकल्स जो फ्रांस का उदाहरण आपने पढ़ा, वो जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत जल्दी लोगों को मार दिया जाता है, शासन अपने हाथों में ले लिया जाता है, वो रेडिकल चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। व्हाट डिड दिस टर्म रियली मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम। टाइम के अनुसार इनका मीनिंग क्या है। व्हाट सेपरेटेड दिस स्टैंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर, और इनका आपस में क्या संबंध है और राजनीति से इनका क्या संबंध है। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन्स द सेम थिंग इन ऑल कंटेक्स्ट और ऑल द टाइम। देखो भाई, कोई भी लिबरलिज्म है या कंजर्वेटिव है, ये एक सोशल विचारधारा है, कोई वैज्ञानिक विचारधारा नहीं कि एक बार जो शब्द आ गया उसका मीनिंग एक ही रहेगा, चाहे समय बदले, सिचुएशन बदले, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सोशल वर्ड होते हैं, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, इनका समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे मैंने सोशलिज्म के बारे में बताया था कि भिन्न भिन्न लोगों के अनुसार सोशलिज्म अलग अलग है। इसी तरह कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स का मीनिंग भी मोटा मोटा तो मैंने बता दिया, लेकिन इनका समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे भारत में रेडिकल्स का मतलब कभी भी खूनी क्रांति नहीं होता। भारत में भी एक लेखक थे M.N. रॉय, इन्होंने रेडिकल चेंज की बात की थी, लेकिन इन्होंने रेडिकल चेंज का मतलब कभी नहीं कहा था कि खून खराबा हो। उनके अनुसार रेडिकल का मतलब हर तरह से परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरह से इनका मीनिंग भी हर सिचुएशन, टाइम के अनुसार अलग अलग है। We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century. 19th century की कुछ महत्वपूर्ण जो ट्रेडिशन थी, विशेषताओं की तरफ हम देखते हैं। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड चेंज, और ये हम देखते हैं कि वो कैसे बदली। देन वी विल फोकस ऑन one historical event in which there are an attempt a radical transformation of the society. Through the revolution in the Russia, socialism became one of the most significant and powerful. और हम फोकस करते हैं कि किस तरह से सोसाइटी में रेडिकल चेंज हुए, मतलब बहुत व्यापक परिवर्तन और एकदम से परिवर्तन हुए। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, रशिया में socialism become one of the most significant and powerful change. जो रशिया में सोशलिज्म एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया था, जिसने रशियन सोसाइटी को एक नई शेप दी। पहले रशियन सोसाइटी कुछ और थी, जार शासन करते थे वहाँ, और एक छोटे से देश नेपाल से भी, जापान से भी रशिया इतना बड़ा देश हार चुका था। खेती बहुत बैकवर्ड किस्म की थी, उद्योग धंधों का विकास हुआ नहीं था। लेकिन 20th सेंचुरी में जब 1917 में पहली बार वहाँ लेनिन के नेतृत्व में सोशलिज्म आया, सोशलिस्ट क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति जिसे बोलते हैं, बोल्शेविक क्रांति, इसके द्वारा समाज में व्यापक परिवर्तन। अब जो जिसने रूस 1901 या 2 में देखा होगा, अगर वो 1918 में वहाँ जाता
तो शायद रूस इतना बदल गया था कि पहचान ना आए। वहाँ जार खत्म हो चुके थे, जार भगा दिए गए थे, सत्ता अब एक मजदूर दल के हाथ में आ गई थी। लेबर पार्टी जिसका नेता लेनिन था, लेनिन ही राजनेता था, उसके चारों ओर पावर चारों ओर चक्कर काटती थी। समाज का विकास करने के लिए इकोनॉमिक सुधार किए गए, देश का डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ की फैक्ट्रियां उद्योग रसिया में लगाई गई। कहाँ रसिया एक पिछड़ी हुई एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, अब वो डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ी। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, जिसके द्वारा 5 वर्ष का प्लानिंग की गई और 5 वर्ष के लिए वो प्लानिंग उसी के तहत विकास किया गया। भारत में भी काफ़ी कुछ हमने 5 ईयर प्लान, आप शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, वो रशिया से ही लिए थे। We will look at briefly at some context of important political tradition of this 19th century, किस तरह से 20th century में बदला। अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव का क्या मतलब। वन ऑफ द ग्रुप which look to change society with the liberal wanted a nation with tolerance of all religion। अब ये लिबरल के बारे में बताएंगे। मैंने बताया था लिबरल राजाओं की शक्तियों के विरुद्ध था, व्यापार की स्वतंत्रता में विश्वास करता है और धर्म को अपना पर्सनल मामला मानता है। तो ये भी यही कहता है कि एक राष्ट्र हो जो सहिष्णुता के सिद्धांत पर चले, जहाँ किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, सारे धर्म जहाँ समान हो, सबका समान महत्व हो। वी शुड रिमेंबर दैट इट द टाइम वाज यूरोप स्टार्ट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि उस टाइम यूरोप में क्या था, धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। डिस्क्रिमिनेशन मैंने भेदभाव होता है, ठीक है। फेवर इन वन रिलीजन, जैसे आप लंदन वगैरह की यूनिवर्सिटियों के उस टाइम के रूल पढ़ोगे तो वही व्यक्ति एडमिशन ले सकता था जो कैथोलिक धर्म को फॉलो करता हो। वही आदमी प्रोफेसर बन सकता था जो 3 दिन चर्च में जाता हो। न्यूटन जो बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, जिसने गुरुत्वाकर्षण बल की सिद्धांत की खोज की, उनको भी इस चर्च के सामने जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ा और नकली व्यवहार करके ये ऐसे दिखाया गया कि मैं चर्च का समर्थक हूँ, जबकि न्यूटन जो है वो नास्तिक थे, वो धर्म में और भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्हें चर्च में जाना पड़ा। Religion in other Britain favored of Church of England, Australia and Spain favored the Catholic Church। ये कैथोलिक धर्म, जैसे मैंने बताया ना, ईसाई जो धर्म है, क्रिश्चियन जो धर्म, वो 2 भागों में बट गया था बाद में। एक कैथोलिक थे, एक प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक वो लोग थे जो अब भी पुराने नियमों पर चलते थे, चर्च की महत्ता को मानते थे और ये मानते थे कि चर्च बताएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना है। जबकि जो प्रोटेस्टेंट थे वो प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे और ये कहते थे कि व्यक्ति का धार्मिक मामला उसका पर्सनल मामला है, चर्च ये ना बताए कि व्यक्ति को कौन सा धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इसमें अब भी कैथोलिक चर्च ही था। लिबरल आल्सो अपोज टू अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेमिक रूल। लिबरल जो है वो डायनेस्टिक रूल, वो अनकंट्रोल्ड पावर, जो राजा थे, डायनेस्टिक रूल मैंने राजा वंश के आधार पर जो राजा शासन करते थे, उनके रूल्स को अनकंट्रोल पावर के समर्थक नहीं थे, वो कंट्रोल्ड पावर चाहते थे। इसलिए ब्रिटेन में कभी भी राजा रानी को उखाड़ नहीं फेंका गया। वहाँ अब भी क्वीन है और क्वीन वहाँ कोई पावरफुल नहीं है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब पावर जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास है, क्वीन सिर्फ प्रतीक है। मतलब वो राजा रानी को प्रतीक के रूप में तो रखना चाहते थे, लेकिन वो पावर नहीं देना चाहते थे। ये लिबरल है।
दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को वो चाहते थे कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करें। दे आर गुड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि राजा रानी प्रतीक के रूप में रहे, लेकिन जो शासन है वो चुने हुए लोग, रिप्रेजेंटेटिव मैंने लोगों के द्वारा चुने हुए लोग ही शासन करे, पार्लियामेंट शासन करे जिसमें लोगों के द्वारा चुने हुए लोग। They are good for the law of interpreted by well-trained judiciary that was independent of ruler and officials. Well-trained judiciary that was independent of ruler and official. However, they were not democrat. They did not believe in universal adult French. देखो, जो शुरू के लिबरल हैं और अब के लिबरल, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यही तो टाइम और सिचुएशन का फ़र्क बताया है। उस टाइम के लिबरल कभी नहीं चाहते थे कि सबको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचेस मिले, लेकिन वर्तमान के जो लिबरल है वो चाहते हैं कि सबको वोट करने का अधिकार सबको मिले, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। अडल्ट यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है जो अडल्ट 18 साल का या 21 साल का, जो भी उसके देश के संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुसार वो वयस्क हो चुका है तो उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन जो शुरू के लिबरल थे, जेम्स मिल वगैरह इंग्लैंड में, वो कभी भी जेम्स मिल कभी भी नहीं चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार मिले। ओके, तो समय के अनुसार आज लिबरल अलग हैं, उस टाइम अलग थे। दिस इज राइट ऑफ एवरी सिटीजन वोट। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव टू बी वोट। जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी है उसी को वोट का अधिकार होना चाहिए। वो वुमेन्स को भी नहीं चाहते थे कि वोट का अधिकार मिले। इन कॉन्ट्रास्ट, रेडिकल्स वांटेड ए नेशन दैट विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। रेडिकल कौन थे? रेडिकल ये चाहते थे कि गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी के आधार पर, जो वर्तमान की गवर्नमेंट है ना, इस तरह से होनी चाहिए। मैनी सपोर्टर, बहुत सारे लेखक जो लोग थे, वांटेड वुमेन सफ्रेगेट। सफ्रेगेट मूवमेंट का मतलब होता है जहां वुमेन को अधिकार दिए जाएं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए। इन्हें फेमिनिस्ट भी बोलते हैं, फेमिनिस्ट, ओ महिलावादी। और महिलावादी का मतलब महिलाओं के अधिकारों का समर्थक नहीं, महिलावादी का मतलब होता है जो महिलाओं और पुरुषों को बराबर के अधिकार का समर्थन करते हैं। Unlike liberal, they oppose the privilege of great landlords and wealthy factory owners. वो लिबरल्स की तरह नहीं चाहते थे कि लैंडलॉर्ड और जो पूंजीपति हैं उनको कुछ विशेष प्रिविलेज दिए जाए, जो लिबरल चाहते थे। लिबरल ने मांग की थी ना कि कैपिटलिस्ट को खुला छोड़ दे, मजदूरों के लिए रूल ना बनाएं, मार्केट के रूल ना बनाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे जो रेडिकल्स थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू। लेकिन वो इस बात का जरूर विरोध करते थे कि जो है दौलत या प्रॉपर्टी कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथ में ना चली जाए। जबकि लिबरल क्या कहते थे? लिबरल ये कहते थे कि प्रॉपर्टी किसी के भी हाथों में चली जाए, बस उसमें क्षमता होनी चाहिए। कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल। जो कंजर्वेटिव थे, क्योंकि ये तो परिवर्तन में विश्वास ही नहीं करते थे, तो वो रेडिकल और लिबरल का विरोध करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपनड देयर माइंड टू नीड फॉर द चेंज। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब ये हो गया कि अब समाज में परिवर्तन आएगा ही, उसे रोक नहीं सकते, तो उन्होंने अपने दिमागों को थोड़ा सा खोला और वो चेंज के लिए एग्री हुए। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी थी उसके अर्लीस्ट में,
कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। जो 17वीं शताब्दी के आसपास 1700 के आसपास 18वीं शताब्दी में वो चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर इनवाइटेबल बट बिलीव्ड that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। 19th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, परिवर्तन होने चाहिए, लेकिन आप पास्ट की रिस्पेक्ट कीजिए, जो पिछला है आपका उसको मत छोड़िए, और जो आप परिवर्तन चाहते हैं वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से होने चाहिए। Such differing idea about spatial change, societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। और ये क्लैश का कारण बन जाती है जब कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, कुछ लिबरल हो, कुछ रेडिकल्स हों और कुछ कैसे भी हों। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम यही तो था, कुछ लोग रेडिकल चेंज के हिमायती थे, जैसे रैबोस्फेयर जैसे लोग, वो लोगों को गिलोटिन में चढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ लोग लिबरल तरीके से सोसाइटी को बदलना चाहते थे, लेकिन कुछ कंजर्वेटिव थे जो दोबारा से राजा को स्थापित करना चाहते थे। द वेरियस अटेम्प्ट एट द रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्म इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आ गया था लोगों को कि इस तरह के जो चेंजेस हैं वो एकदम से नहीं हो सकते, मतलब समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आ गया था। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, मैंने आपको बताया था लिबरलिज्म के कारण लोग पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने के कारण साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, नई नई मशीनें आई, उन मशीनों से जल्दी जल्दी काम होने लगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी, तो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी जिसमें पूंजीपति थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, कमर्शियल लोग थे, मार्केट के लोग थे, और कुछ ऐसे भी थे जो फैक्ट्रियों में लेबर के रूप में काम करते थे। तो एक नया समाज, देखो जैसे जैसे काम की दिशाएं बदलती है ना किसी भी समाज में, जैसे जैसे काम बदलता है, प्रोडक्शन की जो नेचर है वो चेंज होती है, वैसे वैसे ही समाज में नए नए ग्रुप बनने शुरू हो जाते। और इन देशों में भी ऐसा ही हुआ। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तो पूंजीपति नाम का एक नया वर्ग पैदा हुआ। These political trend were signed to new time. It was a time of profound social and economic change. सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। It was a change when new cities come up and new industry regions develop. नए नए शहर बने और नए नए इलाकों में उद्योग बने। उद्योग जब एक जगह सिमट गए तो वो उसका क्या बन गया, हब बन गया। जैसे लंदन में मैनचेस्टर, जापान में ओसाका, भारत में कानपुर, ये सूती कपड़े उद्योग के लिए हब माने जाते हैं। इंडस्ट्री एक जगह लग गई तो नए नए शहर बने, रीजन डेवलप हुए, रेलवे का विस्तार हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई जिसे बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। अब समझ में आया, क्रांति किसी एक विशेष जगह नहीं कि राजा को मारना ही क्रांति है या पॉलिटिकल सेटअप चेंज करना ही क्रांति होता है। किसी भी क्षेत्र में नए जब ट्रेंड आ जाते हैं, नई विचारधाराएं, नई आइडियोलॉजी आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। अब खेती के लिए मशीनें आ गई और गांव में काम रहा नहीं तो ये लोग फैक्ट्रीज की तरफ काम करने के लिए भागे और वुमेन, मैन, चिल्ड्रन, बच्चे फैक्ट्रीज में आए। वर्क आवर वर ऑफन लॉन्ग, काम करने के घंटे निश्चित थे नहीं क्योंकि कैपिटलिस्ट सरकारों को काम करने के घंटे और वेतन बनाने उसके लिए कानून नहीं बनाने दे रही थी। तो ये लोग बड़े पुअर थे, बस इतना मिल जाता था कि वो पेट भर सके मुश्किल से। कई बार तो इनका पेट भी गुजारा नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, बेरोजगारी थी, क्योंकि बेरोजगारी देखो कैसे आती है। मान लो आपके गांव में 100 कुम्हार थे, 100 घर कुम्हारों के थे, 100 घर लोहार हैं। ये क्या है, ये कोई जाति नहीं मैं बता रही, मैं काम कर बता रही हूँ। काम
यहाँ एक कुम्हार जो है एक घर में मान लो 5 घरों में एक कुम्हार अपने बर्तन देता है, उससे अनाज वगैरह ले लेता है, तो पूंजी है बटी हुई है इन 100 लोगों में। अब एक बड़ी फैक्ट्री लगी, वहाँ बड़े जो घड़े थे वो बनने लगे, तो ये 100 के 100 जो कुम्हार थे वो बेकार हो गए, बेरोजगारी आ गई ना बेरोजगारी। तो इस तरह वो हर क्षेत्र जुलाहा है, कोई कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, जब मशीनें काम करने लगती हैं तो पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है और दूसरे लोग क्या हो जाते हैं, दूसरे लोग बेकार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। और जब वस्तुओं की कमी हो जाती तो और भी बेरोजगारी फैल जाती। अब कोई नौकरी पक्की दे नहीं रहा था इंडस्ट्रीज में, तो इनको कभी भी फैक्ट्री से निकाल दिया जाता। जैसे ही लगता है ये मजदूर थोड़ा थोड़ा बीमार रहता है तो उसकी छुट्टी कर देते। अब ऐसा नहीं कर सकते, अब ऐसा करेंगे तो उसको पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। अब समस्या क्या थी, घरों की, छोटे छोटे घर हो गए, शहरीकरण बढ़ गया, सफाई की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो लिबरल एंड रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन ऑन दिस इशू। जो रेडिकल्स थे और लिबरल दोनों ही इस समस्या का समाधान करने में जुटे हुए थे। ये देखो आप, एक फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी भीड़ में काम कर रहे हैं। उसके बाद है ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। सारी इंडस्ट्रीज मैंने सारे उद्योग किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थे। लिबरल एंड द रेडिकल्स themselves were often property owner and employers। और लिबरल और रेडिकल्स जो विचारक थे वो खुद भी प्रॉपर्टी के मालिक थे और एम्प्लॉयर थे, मतलब जो फैक्ट्रियों के मालिक थे। और इस वजह से हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वेंचर, जिन्होंने धन कमाया था व्यापार से और उद्योगों से, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट्स शुड बी इनकरेज्ड दैट इट बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन। अब उन्हें लगने लगा कि अगर जो लेबर है वो हेल्दी और अच्छी सिविलाइज्ड होगी, एजुकेटेड होगी, तो इकोनॉमी भी बहुत अच्छी होगी। अपोज टू द प्रिविलेज एंड ओल्ड एसेंट्रीज। अब अरिस्टोक्रेसीज जो कुलीन वर्ग थे उनके प्रिविलेज ख़त्म करने के लिए हेड बाई बर्थ जो उन्हें जन्म से मिले थे। मान लो एक कोई भी किसी पोस्ट पे कुलीन है, मतलब वजीर है, वित्त मंत्री है, फिनांस मिनिस्टर है, उसका बेटा भी आगे वित्त मंत्री ही बनेगा। तो ये जन्म के आधार पर जो अरिस्टोक्रेट थे, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स लेबर एंड इंटरप्राइजर। जो लिबरल थे वो ये थे कि हमें अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, लेबर से अपना उद्योग स्थापित करना है, और ये अरिस्टोक्रेट जो राजा हैं हमारे मामलों में दखलंदाजी ना करे। तो इन्होंने फ्रीडम की मांग की। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वर वनशोर्ड, अगर फ्रीडम दी जाए, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, और अगर मजदूर गरीब रहें और उनकी जो कैपिटल है, पूंजी को राज्य रेगुलेट ना करे, रेस्ट्रिक्ट ना करे, मतलब उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाए उनकी पूंजी पे कि आपने $100 रखने हैं, उससे फालतू रखने नहीं है, इस तरह की नहीं होना चाहिए। दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। तो समाज इस तरह से विकसित हो सकता है, तरक्की कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है अपने लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगा जिससे समाज को फ़ायदा होगा। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड rallied around liberal and radical group and parties in the 19th centuries. Some nationalist, कुछ राष्ट्रवादी वो लोग थे जो एक देश चाहते थे, क्योंकि देश उस टाइम बहुत सारे टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। लिबरल एंड रेडिकेटेड वांटेड रेवोल्यूशनर
टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब लिबरल और रेडिकल दोनों ही ये चाह रहे थे कि ईस्ट और नेशनलिस्ट जो एक देश, जैसे एक देश है ये टुकड़ों में बटा हुआ था, यहाँ कोई राजा राज कर रहा था, यहाँ कोई कर रहा था, यहाँ कोई कर रहा था, यहाँ कोई कर रहा था। अब ये जो नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि ये बाउंड्री तो खत्म हो जाए और एक सरकार बने और मेरा देश एक पूरा का पूरा ये देश बने, इसमें कोई बीच में बाउंड्री ना हो। ऐसे लोगों को नेशनलिस्ट बोलते थे उस टाइम। लिबरल और रेडिकेट जो थे वो लिबरल अपने व्यापार के लिए चेंज चाहते थे और रेडिकल्स जो पुअर लोग थे वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए इस सारी चीज को परिवर्तन करना चाहते थे। एंड टू काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815। आपको इसका याद है, ये 1815 डेट वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन सब कुछ हार गया था। अब यूरोप में इस तरह की गवर्नमेंट आने लगी, स्थापित होने लगी। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकम रेवोल्यूशनरी एंड वर्कड टू ओवरथ्रो रिजम मोनार्क। इटली, जर्मनी, फ्रांस, रशिया में इस तरह की जो गवर्नमेंट थी राजाओं वाली, वो सारी उन्होंने उखाड़ फेंकी। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन विच ऑल सिटीजन वुड हैव। जो नेशनलिस्ट थे वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ सारे जो लोग हैं, चाहे कोई भी था उसमें, वो मिलकर रहें और एक नेशन हो जिसके पास इक्वल राइट हो। इन 1815 गैस्पी मैजनी, ये इटली का था जिसने इटली का एक किया। इटली उस टाइम 300 टुकड़ों में बटी हुई थी। इटालियन नेशनलिस्ट था, कॉन्स्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली। दूसरों के साथ षड्यंत्र करके मिल के उन्होंने इटली को एक कर दिया। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया, रीड इन राइटिंग। भारत में भी ऐसा हुआ क्योंकि भारत 1947 में 565 रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने हमें एक किया था, ये आप आगे पढ़ोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।